गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में नॉर्थ सेट की एमसीक्यू सीरीज में ओबीजी सब्जेक्ट के हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज। जो वजाइनल कैनाल होती है उसमें क्या रहता है? तो पहला क्या ऑप्शन रहेगा? इट इज एसिडिक एनवायरमेंट। पहला ऑप्शन क्या है? एसिडिक एनवायरमेंट। दूसरा क्या है? अल्कलाइन एनवायरमेंट। तीसरा क्या है? न्यूरल एनवायरमेंट। या फिर ऑप्शन डी, एनवायरमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। डिटरमाइन हम कर ही नहीं सकते एनवायरमेंट में। तो विच इज द करेक्ट आंसर? उसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो आइए थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं वजाइना के बारे में। तो क्या रहता है नॉर्मली? वजाइनल एसिडिक एनवायरमेंट। कौन सा बोल रहा हूं मैं? एसिडिक एनवायरमेंट। इट इज अ नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट, it is a natural defense against bacterial growth। जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए वजाइना में कैसा एनवायरनमेंट रहता है? एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। एक दूसरी बात मैं बोल देता हूँ, डोडर लिंस बेसिलस बैक्टीरिया। डोडर लिंस बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस बैक्टीरिया provide the provide the some protection against some protection against harmful bacteria। तो क्लियर? पहला तो मैंने क्या बता दिया, वजाइनल का कैसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए? एसिडिक। जिससे क्या फायदा रहेगा? नेचुरल डिफेंस रहेगा अगेंस्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ। अब कौन सा ऐसा रहेगा बैक्टीरिया जो काम करेगा? डोडरलिंस बैसिलस बैक्टीरिया वो प्रोवाइड द सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया। तो ये देख लीजिए विच इज द करेक्ट आंसर। मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? एसिडिक। तो वजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज द विच एनवायरनमेंट? एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन ए को हम क्या कर लेते हैं? लॉक कर देते हैं, इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसका आंसर बहुत ही है, तो देख लेते हैं। नर्स इज अबाउट द कैथेटराइज द ब्लेडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी। फिर से बोल रहा हूँ, नर्स इज अबाउट द कैथेटराइज ब्लेडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट जो भी लेडी है उसे क्या किया हुआ है? कैथेटराइजेशन किया हुआ है। शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। एक को हमें क्या करना है? गलत करना है। एक गलत है। तो ऑप्शन ए क्या है? इट इज अबाउट द 1.5 इंच लेंथ। इट इज द posterior to vaginal orifice। इट्स पिसर थ्रू द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। पिसर्स का मीनिंग क्या? इंसर्ट, यानी कि लोकेशन रहेगा कहां से तक? यूरोजेनाइटल डायफ्राम से लेके। नेक्स्ट, इट इज द स्ट्रेट एंड द ऑफर्स द माइनर रेजिस्टेंस फॉर द कैथेटराइजेशन। स्टूडेंट एक बार पहले एमसीक्यू को थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही उसका आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? तो पहले से थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं फीमेल यूरेथ्रा के बारे में। तो पहला पॉइंट हम फीमेल यूरेथ्रा के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फीमेल यूरेथ्रा होती क्या है और उसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो पहले यूरेथ्रा के बारे में बोल लेता हूँ। यूरेथ्रा इज लोकेटेड within the vaginal wall, within the vaginal, क्या आएगा स्टूडेंट? विद इन द वजाइनल वॉल एंड इट्स ओपनिंग।
and its opening is is situated between, किसके बीच में रहेगी उसके ओपनिंग, situated between the labia। तो पहला जो मैंने आंसर बताया उसमें क्या बोल दिया मैंने, यूरेथ्रा का लोकेशन कहां पर रहेगा, विद इन द वजाइनल वॉल रहेगा। कहां पर रहेगा, विद इन, यानी कि जहां पर वजाइनल वॉल है वहां पे। नेक्स्ट, इट्स ओपनिंग कहां पर रहेगी, इस सिचुएटेड बिटवीन द लेबिया के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेथ्रा है क्या, इट इज द थिन, कैसी है, इट इज द थिन। और दूसरा पॉइंट, कितना लेंथ रहेगा उसका, 1.5 इंच, कितना, 1.5 इंच उसका लेंथ रहेगा। नेक्स्ट, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, दूसरा मैंने क्या बोल रहा हूं, इट इज द फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब रहेगी। नेक्स्ट, एट द ओपनिंग कहां पर लोकेशन रहेगा, लोअर ओपनिंग ऑफ द ब्लेडर, लोअर ओपनिंग ऑफ द ब्लेडर। मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूं यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा कहां पे लोकेटेड रहती है स्टूडेंट, विद इन द वजाइनल वॉल पे। नेक्स्ट, इट्स ओपनिंग कहां पर ओपनिंग सिचुएटेड रहेगी, बिटवीन द लेबिया। नेक्स्ट, इट इज द थिन, कितना लेंथ, कितने लेंथ रहेगी, 1.5 इंच लेंथ रहेगी, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब रहेगी, और उसका ओपनिंग लोअर ओपनिंग ऑफ द ब्लेडर से स्टार्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ लेते, यूरेथ्रा के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते ले। चलो मैं यहाँ पर एक नया पेज ले लेता हूँ जिससे इसलिए आपको इजीली आइडिया रहे। मैंने लास्ट में क्या बोला था, यूरेथ्रा इज द थिन फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब रहती है, बिगिंस द लोअर ओपनिंग ऑफ द ब्लेडर एंड द एक्सटेंड थ्रू द पेल्विक। अब कहां से आगे तक बढ़ती है तो देख लेते हैं, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेल्विक, extend through the pelvic and urogenital diaphragm। कहां पर रहेगी, urogenital diaphragm to the outside of the body। तो ये पूरा लोकेशन मैंने पढ़ा लिया, अब उसका आंसर आपको इजीली आ जाएगा। चलिए अब एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज द ब्लेडर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द फीमेल यूरेथ्रा आर द ट्रू एक्सेप्ट। तो पहले तो मैंने क्या लिखा है वो देख लीजिए, यूरेथ्रा इज द लोकेटेड विद इन द वजाइनल वॉल। तो पहला लोकेशन आपको फिक्स कर दीजिए, कहां पर रहेगा, विद इन द, कहां पर रहेगा, वजाइनल वॉल। सेकंड पॉइंट, इट्स ओपनिंग कहां पर रहेगी, सिचुएटेड बिटवीन द लेबिया, थिन रहेगा, 1.5 इंच लेंथ रहेगा, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब रहेगी, कहां पर स्टार्ट होगी, लोअर ओपनिंग ऑफ द ब्लेडर से शुरुआत होगी, कंटिन्यूस कहां पर रहेगी, एक्सटेंड थ्रू द, एक्सटेंड रहेगी यानी कि आगे बढ़ती जाएगी, कहां से, ब्लेडर की ओपनिंग से स्टार्ट होती है, एक्सटेंड कहां से होती है, पेल्विक तक, और उसके बाद कहां जाती है, यूरोजेनिटल जो डायफ्राम होते हैं वहां से, और फिर लास्ट में कहां पर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा एमसीक्यू आपको दिख रहा है, इट इज द अबाउट, पहला एमसीक्यू देख लीजिए, 1.5 इंच इन द लेंथ, यस मैंने बताया हुआ था, तो ये ऑप्शन तो क्या है, करेक्ट है, यानी कि ये नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट का आंसर आएगा, इट्स द पोस्टीरियर टू वजाइनल ओरिफिस, ये नहीं आएगा, देख लीजिए मैंने पढ़ाया हुआ है, यूरेथ्रा इज द लोकेटेड विद इन द वजाइनल वॉल, तो इसमें क्या है, पोस्टीरियर टू वजाइनल ओरिफिस, तो इट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द वन करेक्ट आंसर। तीसरा देख लीजिए, इट स्प्लिट्स यानी कि इंटर लोकेशन थ्रू द यूरोजेनिटल डायफ्राम, मैंने अभी पढ़ाया था कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक एंड रहता है, पेल्विक और यूरोजेनिटल डायफ्राम से लेके आउटसाइड द बॉडी, तो वो भी सही बात है। एंड लास्ट वन इज द, इट इज द स्ट्रेट एंड ऑफर द माइनर रेजिस्टेंस टू कैथेटराइजेशन, वो भी नहीं बताया था मैंने, तो आपको पता चल गया है व्हाट इज द
करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? इट्स द पोस्टीरियर टू वजाइनल ओरिफिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा और ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है? इट इज द स्ट्रेट एंड ऑफर द माइनर रेजिस्टेंस किसके लिए होगा? फॉर द कैथेटराइजेशन। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, देख लेते हैं। इफ द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज द ग्रीन इज द इंडिकेट। कलर कोडिंग के बारे में पूछ रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर ग्रीन है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? पहला ऑप्शन फिटर डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी, हाइपरटेंशन या फिर प्री मैच्योरिटी। एक बार हम पूरे कलर कोड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है तो फिटल डिस्ट्रेस बोला जा सकता है। दूसरा ब्रीच प्रेजेंटेशन भी होने की संभावना हो जाती है। कौन सा प्रेजेंटेशन स्टूडेंट? ब्रीच प्रेजेंटेशन। ट्रांसवर्स लाई भी हो सकता है, ट्रांसवर्स लाई या फिर लाइस्टेरिया इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन? लिस्टेरिया इन्फेक्शन। ये जो लिस्टेरिया इन्फेक्शन रहता है वो क्या होता है? फूड बॉर्न बैक्टीरियल का इलनेस होता है। अब दूसरा कलर कोड दिखा देता हूं मैं, गोल्डन। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन है तो उसे क्या बोलते हैं? आरएच इम्यूनाइजेशन। क्या बोल सकते हैं उसे? आरएच इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट कलर कौन सा है? क्या? टोबैको जूस कलर। अगर टोबैको लाइक जूस कलर दिख रहा है, कौन सा? टोबैको लाइक जूस कलर, तो इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द फिटस। इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ कौन सा रहेगा? फिटस। नेक्स्ट सैफ्रॉन कलर। कौन सा कलर की बात कर रहा हूं मैं? सैफ्रॉन कलर, येलो इज ग्रीन। सैफ्रॉन कलर, येलो इज ग्रीन। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी दिखाएगा। क्या इंडिकेट करेगा स्टूडेंट? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो मैंने चारों कलर कोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर आना चाहिए। चलो चलिए, पहले इस ऑप्शन में क्या था? इफ द कलर कोड कौन सा रहेगा? ग्रीन। तो ग्रीन में फिटल लिस्टेज, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाइस और लिस्टेरिया इन्फेक्शन आता है। इसमें से कौन सा करेक्ट आएगा? पोस्ट मैच्योरिटी तो किसके लिए आएगा? वो मैंने अभी पढ़ा लिया। सेप्रोन कलर येलोइश ग्रीन में। प्री मैच्योरिटी नहीं आएगा, हाइपरटेंशन कोई आता ही नहीं है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? फिटल डिस्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन में क्या आएगा? आरएच इम्यूनाइजेशन। टोबैको जिसमें क्या कौन सा आएगा? इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है फिटस की। सैफ्रॉन कलर क्या आएगा? इंडिकेट करेगा पोस्ट ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। Last fourth one is the question is the very important. When is the best time to achieve the pregnancy? कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा प्रेगनेंसी अचीव करने में? पहले तो एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा आएगा? When it is the best time to achieve the pregnancy? First one is the midway between the 7 to 8 day of the ovulation, immediately after the starting of the menses cycle, 14 day after the beginning of the next period, and the last one is the 14 days before the next period is the accepted. तो कब कंसीव करनी चाहिए? तो पहले तो एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द ओव्यूलेशन। पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओव्यूलेशन का मीनिंग क्या होगा। ओव्यूलेशन का मीनिंग क्या रहेगा? रिलीज ऑफ एन एग। क्या रिलीज होगा? एग रिलीज होगा फ्रॉम द वन ऑफ द ओवरीज। कहां से? फ्रॉम द वन ऑफ द ओवरीज, यानी कि ओवरीज में से क्या रिलीज होगा? एग रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा स्टूडेंट? एग रिलीज होगा। कौन से डेट पे? तो याद रखना 14
14 डे ऑफ द एमसी साइकिल। 14 डे के एमसी साइकिल में क्या रिलीज होगा? एग रिलीज होगा। नेक्स्ट वन इज द क्यों होगा, कैसे होगा? तो याद रखना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। इट कैन कॉज द, वो क्या करेगा? इट कैन कॉज द ovary to release the egg, ovary to release the egg। तो फिर से समझा देता हूं, ओव्यूलेशन का मीनिंग क्या रहेगा? रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द वन ऑफ द ओवरीज। ओवरीज में से 14 डे में जो एमसी साइकिल का ड्यूरेशन रहता है उसमें क्या रिलीज होगा? एग रिलीज होगा। किसकी वजह से होगा? यूटिलाइजिंग हार्मोन। इट कैन कॉज द ओवरी टू रिलीज द एग। तो आपको आंसर अब पता चल गया होगा विच इज द करेक्ट आंसर। तो मिडवे बिटवीन द 7 to 8 डे में तो कुछ होगा ही नहीं, इमीडिएटली तो होगा ही नहीं। 14 डे आफ्टर कुछ नहीं है टू बिगिन टू द नेक्स्ट पीरियड, लेकिन 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज द एक्सेप्टेड, इट इज द करेक्ट। ये दोनों में अब कंफ्यूजन मत होना। 14 डे आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड वो नहीं, लेकिन 14 डे हमें कैसे काउंट करने हैं? बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज द एक्सेप्टेड। अगर एमसी साइकिल रेगुलर है तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट पीरियड कौन सा आना है, तो उसके पहले के जो भी 14 डेज है वो हमें काउंट कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से हमें क्या करनी चाहिए? अचीव द प्रेगनेंसी, विच इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रेगनेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए देख लेते हैं। Which of the following nutrients required the adequate into diet prevent the neural tube defects into the fetus? Iron, calcium, folic acid या फिर मैग्नीशियम। फिर से बोल रहा हूँ, which of the following nutrients required the adequate into the diet to prevent the neural tube defects into the fetus? Iron, folic acid, calcium या फिर कौन सा आएगा? मैग्नीशियम। Then which is the correct answer? तो पहले न्यूरल ट्यूब के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय द न्यूरल ट्यूब, क्या डिस्कस करेंगे? न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब क्या करती है? हमारे फिटस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट करती है। किसका? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या करेगी? डेवलपमेंट करेगी ड्यूरिंग द फिटल लाइफ। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हमारा मेन मुद्दे पे कहां पर आ गए कि कौन सी इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है जिससे हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा जा सकता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, विच इज द करेक्ट आंसर? फॉलिक एसिड। कौन सा आएगा? फॉलिक एसिड। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द फॉलिक एसिड। ऐसा तो क्या करता है, तो देख लीजिए फंक्शन ऑफ द फॉलिक एसिड। तो हेल्प इन टू द मैचुरेशन, हेल्प इन द maturation, formation and functioning of the DNA and functioning of the DNA, जिससे हमारा ब्रेन और कौन सा स्पाइनल कोड का हिस्सा डेवलपमेंट इजी हो जाए। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन, क्या रहेगा? हेल्प इनटू द मैचुरेशन, फॉर्मेशन एंड द फंक्शनिंग किसका रहेगा? डीएनए का। नेक्स्ट वन इज द हाउ टू प्रिवेंट। अब प्रिवेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रग देनी पड़ेगी। कौन सी? फॉलिक एसिड। लेकिन कब? तो याद रखना बिफोर द 1 month ऑफ द कॉन्सेप्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर द 1 month ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्सेप्शन। स्टार्ट द फॉलिक एसिड, यानी कि फॉलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। कौन से डोजेस? याद रखना 400 माइक्रोग्राम पर डे। कितना रहेगा? 400 माइक्रोग्राम पर डे। तो पता चल गया विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द डाइट इनटू टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इनटू द फीटस। तो विच इज द करेक्ट आंसर? फॉलिक एसिड। क्योंकि न्यूरल ट्यूब क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट करेगा ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द folic acid? Help into the maturation, formation and the functioning of the DNA. How to prevent? Prevent करने के लिए क्या करेंगे? Before the 1
month of the conception start the folic acid at the dose of the 400 microgram per day. पता चल गया? तो चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हम दिखा देते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. विच हार्मोन, कौन से हार्मोन की बात हो रही है वो देख लेते हैं. इट इज द रिस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? विच हार्मोन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग द मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर नन ऑफ द अबो. ये एम नहीं है, एम है, फाइंड आउट कर लेना. कौन सा आएगा? एम नहीं रहेगा, नन ऑफ अबो आएगा. तो फिर से बोल रहा हूं, विच हार्मोन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग द मिल्क प्रोडक्शन? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या नन ऑफ अबो. आपको आंसर पता ही होगा, तो देख लेते हैं. विच इज द करेक्ट आंसर? प्रोलैक्टिन. अगर मिल्क इंजेक्शन के बारे में पूछे तो प्रोलैक्टिन नहीं आएगा. कौन सा आएगा? ऑक्सीटोसिन आएगा. कौन सा आएगा? सॉरी, ऑक्सीटोसिन आएगा. तो चलिए शुरू कर लेते हैं. प्रोलैक्टिन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. प्रोलैक्टिन. अब प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से रिलीज होगा वो आपको पता होना चाहिए. रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. कहां से होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा. कहां से रिलीज होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा. और स्टिमुलेट क्या करेगा? वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. क्या स्टिमुलेट करेगा? मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा. क्या करेगा? मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर बेबी बर्थ. चलिए नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन का काम क्या करेगा वो देख लेते हैं. प्रोलैक्टिन कंट्रोल करेगा. क्या करेगा? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द मिल्क. किसकी बात हो रही है? मिल्क की. कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस इनटू द ह्यूमन बॉडी. यानी कि जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रोडक्शन होता है मिल्क का, इसको कंट्रोल करने का काम करती है. नेक्स्ट, द बॉडी बिगिंस द प्रोड्यूसिंग द प्रोलैक्टिन. हमारी जो बॉडी रहती है वो क्या करती है? प्रोड्यूस करेगी प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन कब करेगी? अर्ली इन द प्रेगनेंसी. अर्ली इन प्रेगनेंसी. नेक्स्ट वन इज द एट फर्स्ट. लेकिन अब पहला होगा कब? तो याद रखना, एट फर्स्ट कौन सा? हाई लेवल. हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. किसकी बात हो रही है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. दोनों का क्या लेवल? हाई लेवल होने की वजह से अदर प्रेगनेंसी हार्मोन, अदर कौन से? दूसरे प्रेगनेंसी हार्मोन वो क्या कर देंगे? सप्रेस द प्रोलैक्टिन. ध्यान से समझना ये चीज. मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोलैक्टिन पता चल गया है वो कहां से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. क्लियर? और स्टिमुलेट क्या करेगा? मिल्क प्रोडक्शन. अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि ये करेगा क्या? तो वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा. क्या करेगा? अमाउंट ऑफ द मिल्क का प्रोड्यूसिंग प्रोलैक्टिन अर्ली इनटू द प्रेगनेंसी. बॉडी हमारी क्या कर देती है? प्रोड्यूसिंग क्या कर लेगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन. शुरुआत के जो प्रेगनेंसी के टाइम है वहां में स्टार्ट करने का शुरू कर देती है. लेकिन उस समय पर क्या होता है? जो भी हमारा एस्ट्रोजन या फिर प्रेगनेंसी हार्मोन है, कोई भी प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल क्या रहता है? हाई रहेगा. तो उसकी वजह से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन रहेगा उसे क्या हो जाएगा? सप्रेस. सप्रेस का मीनिंग क्या रहेगा? वो काम करना अभी बंद कर लेगा. तो चलिए आगे मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं जिससे आपको सॉल्यूशन में थोड़ा मजा आ जाए. चलिए नेक्स्ट, वंस द मदर द डिलीवर द प्लेसेंटा. अब क्या होता है वो ध्यान से पढ़िए. वंस द मदर डिलीवर द प्लेसेंटा,
यानी कि डिलीवरी के बाद जैसे प्लेसेंटा अलग होता है यानी कि निकल जाता है आफ्टर द डिलीवरी, उसके बाद क्या होता है, दोज प्रोड्यूस हार्मोन ड्रॉप्स, यानी कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन रहेंगे, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात हो रही थी ना, वो सारे प्रेगनेंसी हार्मोन क्या हो जाएंगे, ड्रॉप्स हो जाएंगे। और उसकी वजह से जो प्रोलेक्टिन है वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, प्रोलेक्टिन, किसकी बात हो रही है, प्रोलेक्टिन टेक्स द चेंज, यानी कि पहले क्या था, अर्ली इन प्रेगनेंसी में जो प्रोलेक्टिन हार्मोन वो था वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। किसकी वजह से, जो भी हाई लेवल रहेगा किसका, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या फिर कोई भी प्रेगनेंसी हार्मोन। लेकिन आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो भी प्रेगनेंसी हार्मोन रहते हैं वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप्स, यानी कि सडनली डाउन, उसका फंक्शन कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो सप्रेस नहीं होगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो पता चला। और एक क्वेश्चन में दूसरा बता दूं, हाई लेवल, अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन का लेवल हाई रहेगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा। तो पहले याद रखिए, इट कैन कॉज द मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। फीमेल के अंदर अगर हाई लेवल रहेगा तो इट कैन कॉज द मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज द इनफर्टिलिटी। तो दोनों चीज याद रखना। इफ द हाई लेवल ऑफ द प्रोलेक्टिन इनटू द फीमेल, फीमेल में अगर हाई लेवल रहेगा किसका, प्रोलेक्टिन हार्मोन का, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम एंड द इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। लेकिन मेन की बात करें, अगर प्रोलेक्टिन का लेवल मेन में हाई हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, मेन के अंदर, सॉरी मेल के अंदर, ये मेल नहीं है, मैं उसको एक बार डिलीट ही कर देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा। ये मैन नहीं रहेगा, आप याद रखिए, मेल याद रखना, इजीली आपको याद रहेगा। अगर हाई लेवल रहेगा किसका, प्रोलेक्टिन हार्मोन का, लेकिन किस में, मेल में, मैंने पहले पढ़ा लिया, अगर फीमेल में रहेगा तो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी होने की संभावना रहेगी। लेकिन मेन में यानी कि मेल में रहेगा, इट कैन लीड द लोअर सेक्स ड्राइव, लोअर द सेक्स ड्राइव और द इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो पता चला, मैंने प्रोलेक्टिन के बारे में पूरी डिटेल पढ़ा ली है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा आफ्टर द बेबी, यानी कि जब भी डिलीवरी होती है बेबी की, उसके बाद उसका काम क्या रहेगा, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द मिल्क व्हेन द बॉडी इज द प्रोड्यूसिंग द प्रोलेक्टिन हार्मोन अर्ली इन द प्रेगनेंसी। ये बात बहुत याद रखना, प्रोलेक्टिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, अर्ली इन द प्रेगनेंसी। लेकिन उस चीज में क्या होता है, वहां पर अर्ली इन प्रेगनेंसी में हाई लेवल रहता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और अदर प्रेगनेंसी हार्मोन का। इसकी वजह से जो प्रोलेक्टिन हार्मोन रहेगा वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। अब सप्रेस होगा तो अब काम कब स्टार्ट करेगा, कब स्टार्ट करेगा, वंस द मदर डिलीवर द प्लेसेंटा प्रेगनेंसी हार्मोन ड्रॉप्स। जब भी मदर डिलीवर करेगी बेबी को और प्लेसेंटा बाहर निकलेगा, तब क्या होगा, जो भी प्रेगनेंसी हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, अब ड्रॉप्स डाउन हो जाएगा, अपना काम करना बंद कर देंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोलेक्टिन हार्मोन अपना काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हाई लेवल है प्रोलेक्टिन हार्मोन का इनटू द फीमेल, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी। अगर मेल के अंदर हाई लेवल है प्रोलेक्टिन, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, लोअर सेक्स ड्राइव और द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो पता चला। आई होप आज के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। और मैं डेली का एक नॉर्थ सेट एमसीक्यू सीरीज के एक क्वेश्चन भी मैं लेके आता हूँ, तो प्लीज उसका भी आंसर जरूर दे दीजिएगा। मैं कुछ ही समय में कुछ नया नाले वाला हूँ, तो एक बार फिर से मेरे वीडियो को जरूर देख लीजिए, अगर नहीं देखा तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।